डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शिखर पांडे और आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ अपने नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। और जो क्वेश्चन सीरीज आज की हमारा पार्ट 3 है और इसके ऑलरेडी पार्ट 2 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न जो है वो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। आज के जितने क्वेश्चन हैं ये आपको सभी मैक्सिमम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की को भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? पहला है नकारात्मक, दूसरा अग्रमुखी, तीसरा सहानुभूतिपूर्ण, चौथा है तटस्थ। अब अगर नकारात्मकता की भूमिका माता पिता निभाते हैं तो बच्चे में ऑब्वियसली नकारात्मकता की सोच ही आएगी और वो आगे चल के बाल अपराध जैसे केसों में दिखाई देगा। तो माता पिता को नकारात्मकता की भूमिका जो है बिल्कुल बच्चों के साथ नहीं अदा करनी चाहिए। अग्रोमुखी और तटस्थ, तटस्थ का मतलब है उसके साथ एकदम टाइटली पेश आना, कभी नरमी से कभी प्यार से उससे बात ही ना करना। तो वो भी ऐसा ही अकड़ू टाइप का होगा, जो बोलते हैं तुम बहुत अकड़ू हो। तो यार भैया वो अकड़ू नहीं है, उसको ऐसा नेचर ही मिला हुआ है कि वो अकड़ू हो गया है। तो बच्चों के साथ हमेशा इसलिए बोलते हैं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और कई मनोवैज्ञानिक ने बोला भी है कि मानव एक पौधे के समान है जिसको बेहतर ढंग से पोषण करना चाहिए। आप उसका पोषण जैसा करेंगे वो ऐसा ऐसा ही होगा। क्वेश्चन सीरीज जो मैंने टॉप साइकोलॉजिस्ट की और उनके कथनों की कराई है उसमें भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ाया है। उसमें स्टेटमेंट यही है कि उन्होंने बोला था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, तुम जो कहोगे मैं वो बना दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। अब बेहतर ढंग से परिभाषित करने की बात है संज्ञानात्मक विकास को, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किन्होंने दिया था? मेनली जो जिनका नाम आता है वो आपके जीन पियाजे जी हैं। तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। खेल का मैदान, खेल के मैदान में उसका संज्ञानात्मक विकास से ज़्यादा उसका शारीरिक विकास जो होगा वो डेवलप होगा। वो कोई भी खेल का विकास हो, कोई भी खेल हो, आप अगर बॉडी वाला करा रहे हैं तो बॉडी वाला, या अगर आप जो लोग खेलते हैं चेस वगैरह खेलते हैं उसमें भी आपके उसमें आप बोल सकते हैं इससे मानसिक विकास होता है। लेकिन ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को परिभाषित यानी उसको समझा जा सकता है वहाँ पे यहाँ पे समझने की बात है। खेल के मैदान में अगर आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खेल के मैदान में हम चेस का अगर गेम करवाते हैं तो बच्चे को हम वहाँ पे बेहतर ढंग से, वो भी तो एक ही गेम हुआ, वहाँ पे तो हम परिभाषित कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कितने पक्षों को देखेंगे? एक ही पक्ष को देखेंगे, वो बैठा हुआ केवल उसके मानसिक पक्ष को ही आप बेहतर ढंग से परिभाषित कर सकेंगे, बाकी पक्षों को नहीं देख सकेंगे। और वो भी हो सकता है कि आप अब बेहतर ढंग से ना देख सकें, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में कई सारी चीज़ें, उसकी रुचि, अभिप्रेरणा, कई सारी चीज़ें, तथ्य आ जाते हैं। तो उन सब तथ्यों को आप वहाँ पे नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन दूसरा है विद्यालय में कक्षा, तीसरा है सभा सागर घर, चौथा है घर। अब घर की बात ले लें तो घर में ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे के अनुकूल माहौल ही नहीं होता है और स्कूल में उससे बेटर माहौल मिल जाता है। तो वहाँ पे वो खुल जाता है। जो बोलते हैं एकदम यहाँ पे नहीं खुले, विद्यालय में तो एकदम खुले खुले रहते हो। अरे भैया उसका कारण यही है कि घर में उसके अनुसार माहौल ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विद्यालय एवं कक्षा है। क्यों है? क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा में बालक को संज्ञानात्मक विकास को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अभी आप उसको खड़ा कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए और बोलिए इस पर आप तुम व्याख्यानात्मक यानी डीप एक्सप्लेनेशन दो। तो वो बेहतर ढंग से उसके संज्ञानात्मक विकास को आप समझ पाएंगे कि उसका शब्द भंडार कितना है, वो किस तरीके की सोच रखता है, सकारात्मक रखता है, नकारात्मक रखता है। या आप उसको कई ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है। कई ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि उसके संज्ञानात्मक विकास कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, या किस प्रकार का संज्ञानात्मक विकास उसका हो रहा है। तो सबसे बेहतर कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा ही है। विद्यालय में उसके दोस्त हैं, दोस्तों के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं कि उसका सामाजिक व्यवहार कैसा हो रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास में सारे विकास आपके आ जाएंगे। विद्यालय एवं कक्षा में आप हर प्रकार का एक विकास उसके अंदर का देख सकते हैं। सामाजिक भी देख सकते हैं, मानसिक भी देख सकते हैं, बौद्धिक भी देख सकते हैं, और जितने प्रकार के होते हैं संवेगात्मक भी देख सकते हैं, सारे सब विकास देख सकते हैं। और मिल संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो वो विद्यालय एवं कक्षा में आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, ये है।
तो मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है? आपको पता है, जाहिर सी बात है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, क्योंकि वंशानुक्रम जो है वो उसके साथ में है और वातावरण उसके चारों ओर का आवरण है, जो मैंने भी आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण। अभिभावक एवं अध्यापक बिल्कुल नहीं है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको ये होगी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक होता क्या है, किस कहाँ पे मिलता है ये? तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात हो रही है। ये आपके वातावरण में ही तो आ गया, वातावरण में ही तो आपके समाज भी रहते हैं और वातावरण में ही समाज की संस्कृति भी तो रहती है। अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति जो बोलते हैं वो आपके वातावरण में ही तो रहती है। तो यहाँ पे तो एक ही बात हो गई, दो बात तो यहाँ पे हुई ही नहीं। और आपका ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक तो एक ही हो गया है, दो कहाँ हुआ है? ये तो आपका वातावरण ही हो गया। अभिभावक एवं अध्यापक, क्या अभिभावक और अध्यापक से उसका विकास अच्छे से हो सकता है? वंशानुक्रम से उसकी कुछ चीज़ें आई हैं जिनको अध्यापक केवल निखार सकता है, जिसको बोलते हैं उनको बेहतर कर सकता है, लेकिन क्या नया गुण डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण एक ऐसा योगदान ही है जो बालक को विकास को परिभाषित करने का मतलब सहयोग करता है। और ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन ज़्यादा हुआ कौन कम होगा। तो अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, अनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वातावरण संचालित कहाँ करता है? सामाजिकता आपकी है कुछ ही गुणों को करती है, लेकिन यहाँ पे अनुवांशिक की बात आई है। अब ये खुद में यहाँ पे प्रश्न भी है और खुद में यहाँ पे आंसर भी है। अनुवांशिक का ही दूसरा नाम वंशानुक्रम है। अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होने की प्रक्रिया वंशानुक्रम होती है। अर्थात आप कि अगर माता पिता हैं उनकी आंखें लाल हैं तो पहली जनरेशन या F1 जनरेशन जो मेंडल के द्वारा बताई गई है उसमें 50-50% चांसेस होंगे कि बच्चे की आंखें लाल होंगी और काली भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप F2 जनरेशन में जाएंगे, पहले जनरेशन 2 में जाएंगे, तो वहाँ पे 25% केसेस हो जाते हैं, लेकिन लाल आंखें जरूर बच्चों की होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब देखिए पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। अनुवांशिक लक्षण, कौन से लक्षण? अनुवांशिक लक्षण जो मैंने अभी आंख का रंग बताया, बालों का रंग बताया, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो रहा है। इनके कारणों का अध्ययन करना है कि ये किस कारण से हो रहे हैं। तो जीन नाम का एक आपने सुना होगा जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जीन। जीन क्या करता है? ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। गुणों को या अवगुणों को जो भी होते हैं उन सबको एक पीढ़ी से उठा के दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। यानी आपके अगर दादाजी थे, दादाजी या बाबा थे और उनके बालों का रंग या बालों का आकार, मान लीजिए बालों का रंग लाल था, तो आपके पिताजी अगर 4 भाई हैं तो उसमें से किसी न किसी एक लोगों का बालों का रंग लाल होगा। या एक और भी इसमें केस होता है कि मान लीजिए जो पैतृक हैं, पितृ हैं, उनसे कोई गुण आया, वो F1 जनरेशन में ना दिखे, यानी आपके पिता में वो गुण ना दिखे, बालों का रंग है या सामाजिकता में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके पिताजी में ना दिखे, लेकिन वो चीज़ें F2 जनरेशन में आ जाएंगी। ऐसा भी होता है कि पितरों का डायरेक्ट F2 जनरेशन में भी हस्तांतरण हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये है। और इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक, जब अनुवांशिक वाला आया था तो मैंने वहाँ पे कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसे समझाना है। परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब है घिरा हुआ, तो चारों ओर से घिरा हुआ। अब इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए एक ब्लैंक साइड लेता हूँ, फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए टिल्लू है और ये इसका विद्यालय है। अब इसके विद्यालय में ये अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, अनेक प्रकार की गतिविधियों में कार्य करता है, ठीक है।
घर आ जाता है, वहीं पे मान लीजिए टिल्लू ही है और इसका ये घर है। अब घर पर वो उतना सक्रिय नहीं रहता है, तो ये किसके कारण हुआ? ये इसके चारों ओर के आवरण यानी चारों ओर के माहौल के कारण हुआ कि स्कूल में आने पे वो एक्टिव हो गया और घर में आने पे वो एक्टिव नहीं रह गया। तो ये किसके कारण हुआ? ये पर्यावरण के कारण हुआ, उसके चारों ओर के माहौल या आवरण के कारण हुआ। आवरण का मतलब हुआ घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बालिका होने के गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? अब जेंडर बायस को बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में ऐड मत करिएगा, मैंने जस्ट इसको लिया है क्रोमोसोम के बारे में बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी इसके विषय में रही हैं कि बालिकाओं के जन्म होने का कारण जो है वो माताएं होती हैं। तो ये भाग्यशाली गुण जो है वो पिता के पास होता है। किसके पास होता है? पिता के पास होता है। एक्स वाई जो क्रोमोसोम की हैं, इसमें वाई जो है ये फीमेल के लिए होता है और एक्स जो है वो मेल के लिए होता है। पुराने समय में ये सब होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो इसको भाग्यशाली गुण मानते हैं, क्योंकि बच्चियां जो हैं, जो कहने का मतलब महिलाएं हैं, यही अगर ना हो तो आपकी माँ भी देखिए एक महिला ही है, आपकी बहन भी एक महिला ही है जो आपका ख्याल रखती है, माँ भी है जो आपको प्यार करती है, प्यार से रखती है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए। और यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो दूसरा है पिता। और क्रोमोसोम के बारे में और भी सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप बताइएगा। ऑप्शन देखिए, पहला 48, दूसरा 47, 44, चौथा तीसरा चौथा है 46। तो मानव गुणसूत्र की जो राइट आंसर है इसका है वो 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन कौन सा इसका राइट होगा? ऑप्शन इसका राइट होगा 4 आंसर इसका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जेनेटिक्स से ही है। आज मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलेंगे। मैं एक एक टॉपिक को उठाता जा रहा हूँ और उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो उतने बेहतर प्रश्नों को बनाने की कोशिश करके कर रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो आपने 46 जान लिया है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 23 आ जाएगा। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन थर्ड हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी बेहतर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। पिछले क्वेश्चन में मैं नहीं बताया, वो मुझे वहाँ पे बताना था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन ही है। 46 पाए जाते हैं क्रोमोसोम। अब 46 के कभी कभी 47 भी हो जाते हैं और 45 भी हो जाते हैं। इनमें दो केसेस होते हैं, एक तो हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा होता है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़, इसका क्वेश्चन भी आगे आएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक्स वाई जो होता है ये पिता में होता है और एक्स एक्स जो होता है ये माता में होता है। इसको भी बोलते हैं ऑटोसोम और इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। हिंदी में बोलते हैं इसको लिंग निर्धारण, इंग्लिश में इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस मिले, दोनों में टेस्ट सीरीज मिले, क्वेश्चन सीरीज मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स का ही है। मेंडल का पूरा नाम के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे 90% लोग ऑप्शन ए देकर टिक कर देंगे, क्योंकि बोलेंगे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसका टाइम बचा के मैं अगले क्वेश्चन में दे दूंगा। और यहीं पे वो उनका 1 नंबर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि गेगन जॉन मेंडल इसका राइट ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर देखने के लिए ऑप्शन देखिए, ग्रेगर मेंडल बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता है कि जॉन मेंडल पहले से, जॉन पहले से ही ऐड है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ग्रेगर जॉन रे मेंडल, ये इनका पूरा नाम है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 3। तो इसलिए बोला जाता है कि परीक्षा में क्वेश्चन पेपर को एक बार बेहतर ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि हम तो देख तो लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है पेपर, दूसरी बार जब करने लगते हैं तो उन चीज़ों को ध्यान रहता है कि क्या क्या यहाँ पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है ये इन्वायरमेंट से ही लिया गया है। और ये जोकस के परिवार के 5 पीढ़ी में सदस्य कितने थे ये पूछा गया है। एक हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक परिवार की पीढ़ियों का अध्ययन किया, यानी उनके पीढ़ियों के सदस्यों का अध्ययन किया। तो उस पीढ़ी में कितने सदस्य थे, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। और इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो CGP की क्लास आने वाली है जल्द ही, क्वेश्चन सीरीज के बाद मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा।
आप वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और ये यूपी टेट का हॉट क्वेश्चन है। कौन सा है? हॉट क्वेश्चन, यूपी टेट। ओनली यूपी टेट ही नहीं, रीट में भी ये पूछा गया है, आप उठा के पेपर देख सकते हैं। तो इसकी जो राइट आंसर है वो 1000 है। कितनी सदस्यों का अध्ययन किया था? 1000 सदस्यों का अध्ययन किया था। इसके डिटेल के बारे में आपको CTP क्लास में मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके क्वेश्चन जो है एजुकेशन साइकोलॉजी से लिए गए हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में पहला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। बाल विकास समाह के दौरान उच्च जाति के छात्रों ने निम्न जाति के छात्रों के साथ भोजन करने से मना कर दिया। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन क्या कहते हैं? आप उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है आप उच्च अधिकारी से संपर्क करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आप छात्रों को एक साथ बैठने के लिए भोजन करने के लिए समझाएंगे। और चौथा है आप भोजन प्रदान करना स्थगित कर देंगे। ये ऑप्शन, अगर आप भोजन प्रदान करना स्थगित कर देंगे तो बच्चों में क्या, ये जो उच्च और निम्न जाति के छात्रों को साथ नहीं बैठ रहे हैं तो क्या उनके ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी? ये तो प्रॉब्लम से भागना हुआ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे। अब अगर आप उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे तो उनके मन में आ जाएगा कि निम्न जाति के लोग हैं, इनके साथ बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। ये जो बच्चों में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये माता पिता या संबंधियों के द्वारा ही डाली जाती हैं कि निम्न जाति है, उच्च जाति है। वो तो बहुत बालक है, उसको क्या पता उच्च जाति और निम्न जाति क्या है। मैं यहाँ पर जेंडर बायस या किसी अन्य धर्म या कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक टीचर को क्या करना चाहिए। उच्च अधिकारियों से संपर्क करने पर भी क्या आप कर लेंगे? उच्च अधिकारी क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। आपको क्या करना होगा, आप छात्रों को एक साथ बैठने और भोजन करने के लिए समझाएंगे कि बेटा उच्च जाति या निम्न जाति कुछ भी नहीं होती है, सभी ईश्वर की दी हुई देन है, सभी एक समान है, हम सभी एक समान हैं। आप उनको एक दिन समझाएंगे, 2 दिन समझाएंगे, लेकिन अगले दिन जब आप देखेंगे, या हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और वो एक साथ बैठने लगेंगे। और यहाँ पर सिर्फ बात बैठने की नहीं है, उनमें एक भावना का विकास हो जाएगा कि उच्च जाति और निम्न जाति से कोई चीज़ नहीं होती है। फिर वो भविष्य में चल के एक साथ कार्य भी करेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। ये सारी चीज़ें यहीं से उठ के आती हैं। तो आप छात्रों को एक साथ बैठने के लिए, भोजन करने के लिए समझाएंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंजलि हमेशा अपने छात्रों को पढ़ाते समय अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे वह अपने छात्र की निम्न में से कौन सी बेहतर क्षमता को बेहतर करने में मदद कर रही है? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बेहतर करने के लिए कौन सी क्षमता का उपयोग करूँगा, जब आपसे मैं बोलूँगा CDP की क्लासेस जब लूँगा कि आप प्रश्न पूछिए इसमें कौन सा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको कोई मनसानुक्रम और वातावरण पढ़ाया और मैंने बोला कि आपको इसमें के जितने भी क्वेश्चन हो, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, तो आप उन प्रश्नों को बताएंगे। तो इससे आपकी कौन सी क्षमता का विकास होगा? पहला ही है व्याख्यात्मक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है तर्क, चौथा है सहभागिता। व्याख्यात्मक क्षमता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तर्क क्षमता। अब यहाँ पे किसी दो चीज़ में तर्क नहीं कर रहे हैं, किसी दो चीज़ में विभेद नहीं कर रहे हैं। सहभागिता और संज्ञानात्मक, ये दो चीज़ें ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। अब सहभागिता का ये मतलब है कि अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, ये पूछ रहा है ना। उसने ये तो नहीं पूछा है कि क्यों कर रहे हैं, सक्रिय हैं या नहीं है। उसने पूछा है कि विकास क्या हो रहा है, अच्छे से क्या बेहतर हो रहा है। तो आपका संज्ञानात्मक क्षमता है, संज्ञानात्मक क्षमता आपकी बेहतर होती चली जा रही है, आपकी समझ बेहतर होती चली जा रही है। संज्ञानात्मक विकास, आपका चीज़ों के प्रति जो समझने की शक्ति है वो बेहतर होती चली जा रही है। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया वंशानुक्रम, और उस पर मैंने बहुत सारे प्रश्नों को कराया, और प्रश्नों को कराने के साथ मैंने उस पर डीप एनालिसिस कराई, उस पर अन्य खोज विधियाँ कराई, या अन्य बहुत सारे जितनी भी विधियाँ हैं उनका प्रयोग कराया, और आपको भ्रमण विधि के लिए भी प्रेरित किया और वो भी कराया। तो इससे आपका क्या हुआ, अलग अलग तरीक़ों से आपने सीखा और आपका अधिगम स्थायी हो जाएगा। स्थायी का मतलब है आपका अधिगम स्थायी से उच्च लेवल की ओर चला जाएगा। कहने का मतलब आपका अधिगम जो है वो स्थायी नहीं रह जाएगा। स्थायी का मतलब रुका हुआ, और बोलते हैं रुका हुआ पानी भी कुछ दिन बाद
बास मारने लगता है, यानी बैड स्मेल उसमें से आने लगती है। तो शिक्षा में भी यही है कि अधिगम कभी भी स्थायी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज इसका जो है राइट आंसर है वो आपका सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो 14 क्वेश्चन यानी है वो है कि आपकी कक्षा में कुछ उच्च बुद्धि, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। उच्च बुद्धि का उच्च बुद्धि का एक छात्र मोहित पढ़ने में अच्छा नहीं कर रहा है, यानी वो किस बुद्धि का है, उच्च बुद्धि का है, और वो कुछ कारणों से ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और अच्छा नहीं कर पा रहा है। अब उसके पढ़ाई में ना मन लगने की कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। अब कह रहा है इस समस्या को हल करने के लिए आप कौन सी विधि सबसे उचित समझेंगे। अब पहला ऑप्शन दे रहा है कि उसके प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतीक्षा करेंगे। तो क्या आप प्रतीक्षा करेंगे कि वो कब अच्छा करेगा? नहीं। उसकी कमजोरियों के कारणों का पता लगाएंगे, ये बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि उसकी कमजोरियों का पता लगाएंगे तभी तो हम उसके कारणों का, जो कमजोरी या समस्या है, उसका निदान करेंगे। आपके दो टर्म भी आते हैं इसी पर, एक आता है उपचारात्मक शिक्षण, आपने सुना होगा, और एक आता है निदानात्मक शिक्षण। तो पहले हम बच्चों की कमजोरी का पता लगाते हैं, कमजोरी पता लगाना निदानात्मक में आ जाएगा। अब आपने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया तो आप उसका उपचार करेंगे, ये किस में आ जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण में आ जाएगा। कमजोरी का आपने क्या किया, उपचार में क्या करेंगे, निवारण करेंगे। कमजोरी का क्या किया आपने, इसका निवारण कर दिया, कमजोरी को दूर कर दिया। और इसका जो अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन क्या कहता है, उसके बेहतर प्रदर्शन की परीक्षा करेंगे ही नहीं, उसे निम्न अंक देंगे। अब ये कितनी निगेटिव बात हो गई, निम्न अंक देंगे तो क्या होगा, एक तो पहले से ही वो परेशान है, वो अब और परेशान हो जाएगा, और हो सकता है कि वो प्रतिभाशाली से निम्न स्तर पर चला जाए, कुंठा की भावना से ग्रसित हो जाए और धीरे धीरे वो बाल अपराध या अन्य अपराधों की तरफ बढ़ जाए या अपनी पढ़ाई ही वो छोड़ दे। उससे घर में ट्यूशन लगाने के लिए कहेंगे, एनसी अपने भैया मना कर दिया है, ट्यूशन जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। एनसीएफ 2005 इसने साफ साफ कहा है कि घर में ट्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। शिक्षक इसके लिए बालक पर दबाव नहीं बना सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का सबसे लास्ट प्रश्न है और सबसे बेहतर प्रश्न है। आप इसमें सोचेंगे भी, आपको उसको सोचना पड़ेगा और उसके बाद भी आपका 90% लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा। अब क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष योगदान कितना है? आपके अनुसार क्या लगता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा 50-50 है। आपने कैसे जान लिया? ये तो बता दिया, कैसे जान लिया? ऑप्शन दूसरा है, पहला ऑप्शन है उपयुक्त तरीकों के द्वारा मापा जा सकता है, दूसरा ऑप्शन मापा नहीं जा सकता है, तीसरा अवलोकन द्वारा मापा जा सकता है, चौथा है पहले से निर्धारित विकासात्मक मानदंडों की सहायता से मापा जा सकता है। चलिए ब्लैंक स्क्रीन लेके इसको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। टिल्लू है ये, टिल्लू भैया है। अब ये पढ़ाई में बेहतर नहीं है और इनके पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है, और इनको खेल कूद में रुचि है और ये खेल कूद में जाना चाहते हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि इनका जो ये हुआ है, ये वातावरण के कारण हुआ है या वंशानुक्रम के कारण हुआ है? बता सकते हैं इसमें 50% वंशानुक्रम है, 50% वातावरण? नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि इनके पिताजी डॉक्टर हैं, इनकी रुचि उसमें नहीं हुई क्योंकि इनको वैसा वातावरण नहीं दिया गया। आपके एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा भी है, मैं जो एक चला रहा हूँ स्टेटमेंट वाली क्लास, उसमें मैंने पहला स्टेटमेंट यही पढ़ाया था कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बालक दे दो और आप जो बोलोगे मैं उसे वो बना दूंगा। तो उन्होंने वातावरण के हिसाब से बोल दिया था। हर चीज़ वातावरण के अनुसार नहीं हो सकती, ये भी सत्य है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि वो तो उसके पैतृक गुण है, कुछ कुछ गुण होते हैं जो पितरों से मिलते हैं। तो आप कभी भी इसका नाप मापन कर ही नहीं सकते हैं कि कितने परसेंट वंशानुक्रम से है और कितने परसेंट आपका वातावरण से है। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर दूसरा होगा। चौथे में भी आपका दिमाग आ रहा होगा, पहले से निर्धारित विकासात्मक मानदंडों की सहायता से मापा जा सकता है। कौन सा ऐसा मापदंड है जो आपके अनुवंशानुक्रम और वातावरण को इंगित करेगा?
बाल अपराध वाले जो बालक होते हैं उनको क्या वंशानुक्रम से मिलता है? बाल अपराध वाले बालक जो होते हैं, बाल सुधार गृह में उनको जब भेजा जाता है तो क्या यहाँ पे वहाँ उनको वंशानुक्रम जो गुण आए हुए हैं उनको परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है? वातावरण के द्वारा परिवर्तित ही तो किया जाता है बाल सुधार गृह में। तो आज का क्वेश्चन ये था, आपने आज की क्वेश्चन सीरीज को एंजॉय किया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब विराम व्यवस्था की ओर। इस सीरीज को बंद करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके द्वारा आपको मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन सीरीज आएंगी वो आपको मिलते रहेंगी। मैंने यहाँ पे आपको लाइक के लिए नहीं बोला है, जस्ट सब्सक्राइब के लिए बोला है, और शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन सीरीज आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।